वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो जैसे कि आपको पता है हमने एमएसएन ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया है, उसके मेनली डिसऑर्डर हमने स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर। सो उसमें हमने मेनली डिजेनरेटिव डिसऑर्डर स्टार्ट कर दिए थे। सो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रूमेटिक अर्थराइटिस एंड द कंडीशन गाउट। सो लेट्स स्टार्ट। रूमेटिक arthritis. Okay, so this is the मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर, जो कि क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और आप बोल सकते हो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें मेनली जो साइनोवियल टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू एनी रिस्क फैक्टर और एनी कॉजेज। सो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? इट इज डिफाइंड एज the inflammation of synovial tissues and cause deformities of joints। मेनली कौन कौन से ज्वाइंट मेनली अफेक्ट होते हैं? रिस्ट ज्वाइंट, हैंड्स एंड फीट। सो क्या है, एक इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी? मेनली कौन से ज्वाइंट की? जो साइनोवियल टिश्यू है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसके कारण जो वहां पे ज्वाइंट है, मेनली रिस्ट, हैंड और जो फीट में ज्वाइंट प्रेजेंट रहते हैं उनमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। और मैंने आपको एक और बात बताई कि ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट इज मेनली कौन से सेक्स को ये ज्यादा अफेक्ट करता है? सो मेनली ये विमेन्स में अफेक्ट करता है, बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है इन द वीमेन्स। दैट्स वाई जो उनके ज्वाइंट हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेनली इन विमेन्स। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। So, आफ्टर द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस हम देखते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूं सो इसका जो कॉज है वो अननोन रहता है, इडियोपैथिक है, बट जो अदर फैक्टर है लाइक इंक्रीजिंग एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर आ सकता है, हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से हो सकता है, या फिर कोई डाइटरी इफेक्ट कर सकता है वहां पे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेज। सो फर्स्ट जो कॉज होगा वो रहेगा आपका इडियोपैथिक। इट मीन्स अननोन कॉज, अननोन कॉज। सेकेंड वन सेक्स, मेनली मैंने आपको बताया था विमेन्स में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन जेनेटिक फैक्टर, कोई जीन म्यूटेशन है, उसकी कोई फैमिली को पहले था और अब वो उसका जनरेशन टू जनरेशन वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, सो उसके कारण भी वहां पे उसको हो सकती है कौन सी कंडीशन? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट बात करें सो स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द जॉइंट। नेक्स्ट वन डाइट, मेनली कौन कौन सी? लॉस ऑफ विटामिन डी,
बिकॉज बोन्स और ज्वाइंट की फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं विटामिन डी का रोल होता है, एंड ऑल्सो द कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट, वेट। वेट कैसे करेगा? ओबीज पर्सन में मेनली देखने को मिल जाता है अर्थराइटिस, बिकॉज जो उनकी जॉइंट है वहां पे इन्फ्लामेशन, अडीमा होने की वजह से जो भी वहां पे एंजाइम है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो जॉइंट है वो बिल्कुल वीक पड़ जाता है। सो ओबीज में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो प्रीवियस कोई अगर उसको डिसऑर्डर है, प्रीवियस जॉइंट डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल he or she is having any osteoporosis condition या फिर अर्थराइटिस की कंडीशन है, सो उनको देखने को मिल सकता है रूमेटिड अर्थराइटिस। सो मेनली आपने देखा फर्स्ट कॉज तो है अननोन कॉज, इडियोपैथिक, बिकॉज समटाइम पता नहीं होता कि क्या कॉज है। ओके, सेकेंड वन है सेक्स, मेनली किस में पाया जाता है? विमेन्स में। नेक्स्ट, जेनेटिक, स्मोकिंग, डाइट, लॉस ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एंड देन वेट। वेट में मेनली आएगा ओबीज पर्सन, एंड द लास्ट वन इज द प्रीवियस ज्वाइंट डिसऑर्डर। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस। द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस, हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम्स। सो सबसे पहले जो इसके मेन साइन होते हैं वो रहते हैं 3। उसको क्या होगा? पेन होगा, वेरी सीवियर पेन, एंड उसको क्या हो जाएगा? स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, एंड देयर इज ऑल्सो द फटीग। जो मॉर्निंग स्टिफनेस और जो पेन है वो मोर देन 30 मिनट्स के लिए वहां पे देखने को मिलेगी। सो क्या क्या चीजें जो मेन 3 साइन है? मेन 3 साइंस ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस आर, कौन कौन से होंगे? पेन, सेकेंड वन मॉर्निंग स्टिफनेस, जो उसके जॉइंट्स हैं वहां पे उसको बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस फील होगा, एंड दिस इज मोर देन 30 मिनट्स के लिए वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है फटीग, फटीग होगा वहां पे, स्वेलिंग होगी जॉइंट्स में, रेडनेस होगी, वो जो एरिया है, इट मीन जो जॉइंट का जो एरिया है वो बिल्कुल वार्म आपको फील होगा, वार्मथनेस वहां पे देखने को मिलेगी। और अब बात आती है कि मेनली कौन कौन से जॉइंट, मैंने आपको बताया था रिस्ट, हैंड और जो फीट के जॉइंट है वहां पे मेनली वो अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है मेटाटार्सोफेलेंजिस जॉइंट, सेकेंड वन मेटाकार्पोफेलेंजिस जॉइंट, एंड द थर्ड वन इज द इंटरफेलेंजिस जॉइंट। सो ये मेनली 3 जॉइंट्स वहां पे अफेक्टेड होते हैं विद द रूमेटिक अर्थराइटिस। कौन कौन से? मेटाटार्सोफेलेंजियस जॉइंट, सेकेंड वन मेटाकार्पोफेलेंजियस joint, and the third one is the interphalangeal joint. सो यहां पे अगर हम देखें मेटाटार्सो, टार्सल रिलेटेड टू द फीट, सो दिस इज द जॉइंट ऑफ द फीट। सेकेंड वन मेटाकार्पो, कार्पल बोन, ओके, सो वहां पे मेनली ये स्वेलिंग हो जाएगी, एंड थर्ड वन इज द इंटरफ्लेंजेस, इट मीन्स जो इंटरफ्लेंजेस हैं वहां पे आपको पेन, स्वेलिंग, वार्मनेस देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि इसकी जो मेन वहां पे कौन कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। सो सबसे पहले आती है बॉटोनरी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब, इट मीन जो उसका थंब है वो बिल्कुल ऐसे बेंड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बेंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम बॉटोनरी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब। बॉटोनरी डिफॉर्मिटी ऑफ थंब। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा अल्नर डेविएशन ऑफ द मेटाकार्पल फेरेंजिस जॉइंट का, ठीक है। इट मींस वहां पे क्या दिखेगी आपको? डेविएशन, जो ये अल्नर जो एरिया है वहां पे क्या दिखेगी? डेविएशन दिखेगी, मेनली मेटाकार्पोफेलेंजिस जॉइंट के पास। सेकेंड वन क्या है? अल्नर
डेविएशन। ओके, अल्नर डेविएशन मेनली कौन सी, मेटाकार्पोफेलेंजियस ज्वाइंट की। ओके, एंड द लास्ट वन आता है स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी क्या होता है, जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल नोड्स की तरह वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। सो ये क्या थे ओवरऑल मेन साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द रूमेटिक अर्थराइटिस। सबसे पहले आपको 3 साइन याद रखने हैं, पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड द फटीग दैट इज अकर मोर देन 30 मिनट्स। नेक्स्ट आता है स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मनेस, मेनली कौन से ज्वाइंट में, मेटाटार्सोफेलेंजियस ज्वाइंट, सेकंड वन मेटाकार्पोफेलेंजियस ज्वाइंट एंड द थर्ड वन इज द इंटरफेलेंजियस ज्वाइंट। उसके बाद अगर हम बात करें वहां पे डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, सो सबसे पहले है बॉटनरी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब, second one ulnar deviation of the metacarpophalangeal joint and the third one is the swan neck deformity। so ये सारे क्या थे, sign and symptom of the rheumatic arthritis। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो आफ्टर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिलेटेड टू द रूमेटिक अर्थराइटिस। सो सबसे पहले हम वहां पे परफॉर्म करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज मैंने आपको बताया वहां पे डिफॉर्मिटी आपको दिखेगी, स्वेलिंग वहां पे दिखेगी, जो भी अफेक्टेड जो ज्वाइंट्स हैं, और जो एरिया है रेडनेस वहां पे दिखेगी, एंड द लास्ट वन इज द पेन, या फिर आप बोल सकते हो टेंडरनेस। सो क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहेंगी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहले आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें आप क्या क्या चीजें करोगे, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ये 2 थिंग्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन वहां पे परफॉर्म करोगे। इंस्पेक्शन के थ्रू आप वहां पे देख सकते हो एनी डिफॉर्मिटी और स्वेलिंग एंड ऑल्सो द रेडनेस, एंड पाल्पेशन से आप वहां पे फील कर सकते हो एनी टेंडरनेस। नेक्स्ट हिस्ट्री टेकिंग, क्या करोगे वहां पे, हिस्ट्री टेकिंग। क्यों, बिकॉज मैंने आपको बताया अगर उसको प्रीवियसली कोई डिसऑर्डर है या फिर उसकी हेरिडिटरी कोई फैक्टर है, सो वो हमें वहां पे पता चल जाएगा कि उसकी वजह से उसको ये डिजीज कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें सो वहां पे करेंगे एक्सरे। क्यों एक्सरे किसका करेंगे, जो भी अफेक्टेड ज्वाइंट है, रिस्ट हो सकता है, हैंड हो सकता है, या फिर फीट हो सकता है, सो मेनली वहां का एक्सरे हम परफॉर्म करेंगे। सो अगर हम एक्सरे की बात करें या फिर ज्वाइंट की बात करें कि वहां पे ज्वाइंट देखने को कैसे मिलेगा, सो यहां पे अगर मैं नॉर्मल ज्वाइंट की बात करूं, ये क्या है, दिस इज द साइनोवियल कैविटी। ओके, ये क्या है, नॉर्मल जॉइंट है। अगर हम बात करें कि जिसको रियोमैटिक अर्थराइटिस हो गया है, सो उसमें क्या होगा, जो भी साइनोवियल टिश्यूज हैं यहां पे हो जाएगी उनकी स्वेलिंग। क्या हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, और जिसके कारण वहां पे जो टेंडन्स है, कार्टिलेजेस हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो जॉइंट है उसमें हो जाएगी डिफॉर्मिटी। दैट्स वाई मैंने आपको कुछ डिफॉर्मिटीज भी वहां पे बताई हैं। सो यहां पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्वेलिंग हो जाएगी, किसमें, साइनोवियल जॉइंट में, स्वेलिंग इन साइनोवियल टिश्यूज। ओके, सो एक्सरे के थ्रू आपको वो चीज वहां पे दिख जाएगी। नेक्स्ट बात हम करें तो इन्वेस्टिगेशन की, सो वहां पे करोगे ANA के टेस्ट करोगे, वहां पे एंटी न्यूक्लियर बॉडी वहां पे आप देखोगे, जिसके थ्रू आप वहां पे पता कर सकते हो कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कोई बैक्टीरिया वहां पे ग्रो तो नहीं कर गया है। नेक्स्ट ANA टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका ESR,
CRP, ये सारे टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो रूमेटिक अर्थराइटिस में। मेनली आपको याद रखना है एक्सरे, ANA टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीजन वहां पे आप चेक करोगे। सो ये क्या थी ओवरऑल डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन रिलेटेड टू द रूमेटिक अर्थराइटिस। आफ्टर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द रूमेटॉइड अर्थराइटिस हम देखते हैं इसकी मेडिकल एंड सर्जिकल एंड ऑल्सो द नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू द रूमेटिक अर्थराइटिस। सो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट में वहां पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट वन आता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और दे सकते हो वहां पे। सेकेंड वन इज द एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक। थर्ड वन नसेड्स वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वन आते हैं इम्यूनो सुप्रेसेंट, इम्यूनो सुप्रेसेंट बिकॉज वहां पे कम करनी है आपको इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल टिश्यू। और वहां पे दे सकते हो कॉक्स इनहिबिटर, इट मींस साइक्लिक ऑक्सीलेज जो एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं इन्फ्लामेशन को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। सो उनको इनहिबिट करने के लिए हम वहां पे दे सकते हैं कॉक्स इनहिबिटर। नेक्स्ट वन आते हैं COX, कॉक्स इनहिबिटर। कॉक्स की फुल फॉर्म है साइक्लिक ऑक्सीलेज इनहिबिटर। ओके, अब अगर हम बात करें, ये तो थी मेडिकल मैनेजमेंट जो कि अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम वहां पे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपके सर्जिकल मैनेजमेंट की, सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करें सो वहां पे कर सकते हैं साइनोवेक्टमी। इट मींस जो साइनोवियल जो टिश्यूज हैं उनको हम वहां पे एक्सीजन के थ्रू वहां पे बाहर निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द साइनोवेक्टोमी, एक्सीजन इनटू द साइनोवियल टिश्यूज। ओके, फर्स्ट वन आ गया साइनोवेक्टमी। सेकंड बात करें सो वहां पे कर सकते हैं टीनोरेफी। टीनोरेफी इट मीन जो टेंडन्स हैं उनकी रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज मैंने आपको बताया ड्यू टू द इन्फ्लामेशन जो लिगामेंट्स और जो टेंडन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सो वहां पे हम परफॉर्म कर सकते हैं टीनोरेफी, इट मीन्स रिपेयरमेंट ऑफ द टेंडन्स। टीनोरेफी, रिपेयर ऑफ टेंडन्स। नेक्स्ट अर्थ्रोप्लास्टी, इट मींस जो जॉइंट है या फिर जो वहां पे डिफॉर्मिटी हो गई है उसको भी हम वहां पे रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थ्रोप्लास्टी, रिपेयर ऑफ जॉइंट। लास्ट वन आता है अर्थ्रोडेसिस, इट मींस जो जॉइंट है उसको फ्यूज करेंगे। मैंने आपको बताया जैसे मेटाकार्पल के जो जॉइंट्स हैं अगर वो वहां पे डैमेज हो गए हैं, निकल गए हैं, सो उनको फ्यूज करना है, साथ में जोड़ना है, उसको हम बोलते हैं अर्थ्रोडेसिस। फ्यूजन ऑफ जॉइंट। ओके, सो सबसे पहले आपने देखा साइनोवेक्टमी, एक्सीजन इनटू द साइनोवियल टिश्यूज। सेकंड वन है टीनोरेफी, इट मींस रिपेयर ऑफ द टेंडन्स। थर्ड वन है अर्थ्रोप्लास्टी, रिपेयर ऑफ जॉइंट एंड द लास्ट वन इज द अर्थ्रोडेसिस, इट मींस फ्यूजन ऑफ द जॉइंट। अब आफ्टर दैट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू द रूमेटिक अर्थराइटिस। सो आफ्टर हम देखते हैं क्या नर्सिंग मैनेजमेंट। सो एक साइड में आपको लिखूंगी नर्सिंग डायग्नोसिस एंड दूसरी साइड में लिखूंगी इंटरवेंशन की एज अ नर्स आप वहां पे क्या क्या इंटरवेंशन दे सकते हो। नर्सिंग डायग्नोसिस
and here is the nursing intervention. So फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोस क्या होगा, वहां पे मैंने आपको बताए थे 3 साइन, मेनली जो 3 साइन वहां पे देखने को मिलते हैं, पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड द फटीग. सो सबसे पहले वहां पे रहेगा अक्यूट पेन रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन. वहां पे क्या होगी है, इन्फ्लामेशन. सो सबसे पहले आएगा अक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन. ओके. सेकेंड वन क्या आएगा, रिस्क फॉर फ्रैक्चर. वहां पे हो सकता है फ्रैक्चर. क्यों? बिकॉज जो उसकी बोन्स हैं, जो जॉइंट है, वो बिल्कुल टूटने लायक हो गए हैं, लिगामेंट टूटने, बिल्कुल डैमेज होने वाले हैं. सो वहां पे हो सकता है फ्रैक्चर. बिकॉज अगर वो चल रहा है, थोड़ा सा भी गिरेगा, सो जो जॉइंट है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर्ड हो जाएगा. सो सेकेंड वन रहेगा रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. क्यों? रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन के थ्रू वहां पे हो सकता है क्या, फ्रैक्चर. थर्ड वन एक्टिविटी इंटॉलरेंस. एक्टिविटी इंटॉलरेंस वहां पे देखने को मिलेगी. क्यों? रिलेटेड टू ज्वाइंट डिफॉर्मिटी. ज्वाइंट की डिफॉर्मिटी से वहां पे देखने को मिलेगी एक्टिविटी इंटॉलरेंस. एंड द फोर्थ वन आएगा आपका फटीग. फटीग रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन. डिजीज कंडीशन से रिलेटेड उसको बिल्कुल क्या रहेगी, वहां पे थकावट रहेगी, फटीग रहेगी. वो कुछ भी वहां पे एक्टिविटी करेगा वो जल्दी से थक जाएगा और उसको वहां पे पेन होगी. सो ये क्या थे. और उसके बाद आप बना सकते हो वहां पे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसका खाना खाने का मन नहीं करेगा. और वहां पे हो सकती है नॉलेज डेफिसिट. ओके. सो ये सारे क्या है, डायग्नोसिस ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस. नेक्स्ट हम देखें इंटरवेंशन. सो सबसे पहले क्या इंटरवेंशन है, पेन से रिलेटेड आप दे सकते हो वहां पे डिवाइसेस, जो कंफर्ट डिवाइसेस हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो टू द पेशेंट. सो सबसे पहले आएगा प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइसेस. सेकेंड वन advise the patient to take calcium vitamin D supplement. नेक्स्ट वन प्रोवाइड, जो भी वहां पे प्रिस्क्राइब किए हैं एनाल्जेसिक वो उसको देने हैं. प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स. नेक्स्ट वन प्रोवाइड कंप्लीट रेस्ट. क्यों? ताकि उसको कोई फ्रैक्चर की कंडीशन वहां पे ना हो. दैट्स वाई हम देंगे उसको कंप्लीट रेस्ट. नेक्स्ट एडवाइज द पेशेंट टू टेक हेल्प ऑफ असिस्टेंट. ठीक है. क्या बोलना है पेशेंट को, जब भी कोई काम करना है, बेड से उठना है या कोई अदर एक्टिविटी करनी है, वहां पे कोई भी असिस्टेंट की वहां पे हेल्प लेनी है, ताकि जो उसके जॉइंट्स हैं वहां पे एक्टिविटी इंटॉलरेंस ना हो, उसको पेन ना हो और फ्रैक्चर भी ना हो. सो ये क्या है, ओवरऑल नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन रिलेटेड टू द रूमेटिक अर्थराइटिस. सो